अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके साथ मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो मेरे जो भी वेल विशर्स हैं, चाहने वाले हैं और मेरी जो भलाई चाहते हैं और मेरे चैनल की ग्रोथ में जो किरदार अदा करते हैं, उन तमाम लोगों को सलाम और शुक्रिया। ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने कल कमेंट्स किए थे। ज़ुबैर अली साहब हैं, सौमित्रो मुस्तफ़ा अली दार साहब हैं, जमील अहमद कुरैशी साहब हैं, नाज़िया सलीम साहिबा हैं, आसिफ़ खान साहब हैं, जैन साहब हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं, अयाज़ ख़ान गोला साहब हैं, उमैर इब्न हुसैन हैं और इसके अलावा सलीम तिरमिज़ी हैं, मिस गुल हैं। मिस गुल बहुत शुक्रिया आपका। कामरान यानी मिस काशफ़ा हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, सनी भाई हैं, गौहर साहब हैं, अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, मिस सबा हैं, मिस उरूज हैं, मिस्टर असद अहमद हैं और उमैर इब्न हुसैन हैं, मिस अतिया मसूद हैं, नबीला ज़िशान साहिबा हैं, यासिर साहब हैं, फ़रहान साहब हैं और नायला बाजवा साहिबा हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि सपोर्ट करते हैं और कमेंट्स करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी इसको लाइक कर दें, अगर आप में से किसी ने भी लाइक नहीं किया। बिफ़ोर वी प्रोसीड, जो हमारा काम है स्टोरी टेलिंग, उसकी तरफ बढ़ें, उसको लाइक कर दें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में मेरा चैनल इंट्रोड्यूस करवाएं और जो भी एड्स वगैरह आते हैं उनको स्किप ना किया करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक फेवर है छोटा सा आपसे। अच्छा गाइस, अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो इस स्टोरी के आखिर में मैं अपना नंबर शेयर करूँगा। और ये जो स्टोरी है बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है और अब एज्यूम करें कि बादल ना ख्वास्ता अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कभी कोई इस तरह का बराह रास्त वाक़या पेश आए। और अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है और स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है। तो आज की जो सबसे पहली कहानी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है, कुछ कहानियाँ बेसिकली हैं इनकी। दिलावर ख़ान साहब हैं और 3-4 छोटी छोटी इन्होंने स्टोरी शेयर की हैं और ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पे चौकीदार हैं। 1983-82 से गए वक्तों से चौकीदारी का काम करते हैं। माशाल्लाह अभी फिट हैं, हालांकि 65 प्लस एज है इनकी। और इनसे मुलाकात हुई थी मेरी बराह रास्त। इत्तफ़ाक़ है कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद था, 3-4 बजे का टाइम था, तो ये सामने से विसल करते हुए जा रहे थे। ये चौकीदार हैं बुनियादी तौर पे। तो पानी वगैरह की, मतलब जो भी बातचीत हुई कुछ खाने पीने की, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि यार आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी काम से जाना है, मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। तो कहने लगे यार यहाँ पे खड़े नहीं हुआ करें आप। तो बात वहाँ से निकली और फिर इन्होंने अपनी कहानी सुनाई। ये बताते हैं कि 1984-85 चल रहा था और ये इसी एरिया के अंदर, यानी कि आप अंडा मोड़ से अगर आप थोड़ा आगे आए तो एक कब्रिस्तान आता है, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान। तो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से पहले एक गली है जो अब मौजूदा इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, जहाँ पे कुछ 120 गज़ और 240 गज़ के घर मौजूद हैं। फिर आगे जाके थोड़े और छोटे घर भी हैं, कुछ मतलब कब्रिस्तान वाला एरिया शुरू होता है। ये बताते हैं 84 चल रहा था और ये गली वगैरह मौजूद नहीं थी। 84 में ये पोजीशन थी कि अगर आप अंडा मोड़ पे मौजूद हैं तो अंडा मोड़ पे, यानी उस अंडा मोड़ से आप ये कब्रिस्तान वाला एरिया जो है इसको देख सकते थे। ना ही मकानात मौजूद थे, ना ही कोई दीवार वॉल मौजूद थी कब्रिस्तान की। वहाँ से खड़े होकर आपको कब्रें या मज़ारात जो कुछ पहले भी मौजूद थे वो मज़ारात नज़र आते थे। खैर, मैं चौकीदार था और मेरा काम चौकीदारी था, तो मैं साइकिल पे घूमा करता था। सर्द तरीन रात थी, दिसंबर, शायद 17 या 18 दिसंबर थी।
शदीद सर्दी थी, इतनी सर्दी थी। और ख़ास तौर पे नॉर्थ कराची में आप देखें आज के दौर में भी इस एरिया में सर्दी बहुत होती है। खुला एरिया है, कब्रिस्तान भी है। तो बता दें, पैंडल मारता हुआ मैं जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। एक हाथ में विसल थी और एक टॉर्च मैंने यहाँ लटका रखा था, वो जल नहीं रहा था लेकिन मेरे पास होता था टॉर्च। फिर एक पीछे मैंने कैसे करके स्टिक रखी हुई थी, कभी ज़रूरत तो निकाल लिया, कुत्ते वगैरह आ गए तो। चौकीदार का मतलब ये होता है कि भाई चोरी चकारी कुछ ना हो और ये पता चले कि भाई चौकीदार मौजूद है। ये बताते हैं कि मैं वैसे ही मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने की तरफ आ गया, यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे खबरें मौजूद थी। सीधे हाथ पे इक्का दुक्का घर या प्लॉट्स मौजूद थे जो कि अब तो पूरी आबादी हो चुकी है। तो जैसे ही मैं उस तरफ आया तो मुझे वहाँ पे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब ये जो बच्चे के रोने की आवाज़ थी, इट वाज एन इन्फेंट्स वॉइस। बच्चा नहीं होता, छोटा सा गोद का बच्चा जो होता है, तो वैसे रो रहा है जैसे 2 3 6 महीने का बच्चा हो, फीड ना मिले या भूख की वजह से रो रहा हो या किसी भी वजह से रो रहा हो। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार आवाज़, अच्छा घर जो मौजूद थे वो खाली थे, कुछ प्लॉट्स थे, मतलब आबादी नहीं थी यहाँ पे, ना होने के बराबर थी। तो मैं सोच रहा था यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी जब मैं सोच ही रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि लेफ़्ट साइड पे जो कोने पे कब्र मौजूद है ना, उसके साथ ही एक छोटी सी एक मज़ार टाइप की जगह भी थी, तो उधर से कहीं से आवाज़ आ रही है। अब बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार रात के इस पहर में शदीद सर्दी में यानी किस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। और उस वक्त गोरकन वगैरह भी रुकते नहीं थे कब्रिस्तान में। अब तो खैर प्रॉपर उन्होंने अपनी जगह बना ली है, बैठ जाते हैं, शेड वगैरह बनाया हुआ है। तो जो लोग यहाँ पे आते रहते हैं उनको पता होगा कि क्या हालत है कब्रिस्तान के अंदर। अब मैं बड़ा परेशान कि यार ये बच्चे की आवाज़ एग्जैक्टली यहीं से आ रही है। और अब इस आवाज़ को ये फॉलो करते करते बताते हैं, कोने पे जो कवर मौजूद थी ना, जो कि कच्ची पक्की कवर थी, उधर तक आ गया। उस कवर के बिल्कुल साथ मुश्किल से 1.5 से 2 साल का बच्चा जो अब समझ लें कि घुटनों के बल चल रहा है, और घुटनों के बल चलता हुआ ऐसे ज़मीन पे रो रहा है और इधर उधर दिख रहा है, जैसे जैसे कि उसकी माँ, उसकी फैमिली मेम्बर, उसके बाप उसको छोड़ के चले गए हों। जब मैंने उस बच्चे को देखा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार इतने बेहस लोग हैं कि कब्रिस्तान में बच्चे को छोड़ गए। ये सब बातें तो पहले भी होती थी, लोग छोड़े जाते थे इस तरह। अब मैं परेशान, कन्फ्यूजन है कि मैं इसको क्या करूं, उठाऊं नहीं उठाऊं। खैर मैंने हिम्मत की, साइकिल मैंने खड़ी की, स्टैंड पे लगाई जो होता है, और मैंने उस बच्चे को उठाया। अब जब मैंने उस बच्चे को ऐसे करके उठाया ना, तो मुझे बहुत गर्म एहसास हुआ, एकदम से बच्चा खौल रहा है, बुखार हो रहा है उसको शदीद। और जैसे ही मैंने उठाया ना उस बच्चे को, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जैसे कि उसको इत्मीनान हुआ हो, उसको सुकून मिला हो, या उसको कुछ हासिल हो गया, या उसको आसानी हो गई कि मैं किसी गोद में आ गया हूँ। अब जब वो बच्चा जो है गोद में आ गया मेरी, तो साइकिल पे आया, मैंने साइकिल पे बैठ के ऐसे करके उसको यहाँ पे रखा और एक हाथ से साइकिल का पैडल मतलब पैडल मारना शुरू किया। एक हाथ में मेरे वो था उसका हैंडल जिसे कहते हैं, स्टीयरिंग बोलने वाला था मैं, तो एक हाथ से मैं साइकिल चला के आगे बढ़ रहा हूँ ऐसा ऐसा। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है पैडल नहीं मारा जा रहा मुझसे, कुछ वज़न का सा एहसास हो रहा है, वेट बढ़ गया है, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हो गया है। तो बताते हैं कि मैंने बच्चे को देखा, मैंने कहा यार ये तो इतना भारी बच्चा नहीं है, लेकिन साइकिल क्यों नहीं चल रही। अब ये बताते हैं मैंने बच्चे को देखा तो बच्चा तो मेरी गोद में मौजूद है, और मैं थोड़ा सा आगे भी आ चुका हूँ, 20-25 फीट या और आगे आ चुका था मैं। उस बच्चे के पाँव ऐसे ही करके पीछे तक जा रहे हैं। ये बच्चा मेरी गोद में है, साइकिल आगे आ चुकी है, लेकिन उसके पाँव इस कदर लंबे हो चुके हैं कि एक अजीब हालत है। अब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, और मैं जिसका भी बच्चा उठा के ले आऊँ ये जिन का बच्चा है। और मैंने फ़ौरन से, बस अल्लाह जानता है, जैसे जैसे करके उस बच्चे को फेंका है। अब जाहिर सी बात है जान बचानी थी, तो वो मैंने उस बच्चे को ऐसे फेंका है। फेंकने के बाद भी वो हंस रहा था, ये नहीं है ना नीचे, उसके पाँव वहीं तक फैले हुए थे,
15-20 फीट पता नहीं कितने पाँव थे लंबे उसके। जल्दी जल्दी मैंने पैडल मार के अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल को दौड़ाना शुरू किया। मुसलसल ये बताते हैं मुझे इवन के जहाँ अंडा मोड़ की चौरंगी मौजूद है, तो वहाँ से या कलंदरिया तक आने तक भी उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। कभी ऐसा लगता रो रहा है, कभी ऐसा लगता कि हंस रहा है। एक अजीब सी आवाज़ थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। खैर वहाँ से मैं निकल के आ गया तो वही, जैसे कि आपको पता है, खौफ की वजह से बुखार तारी हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि शदीद बुखार तारी हो गया मुझे। पठान लोग होते हैं, ज़रा आसाब मजबूत होते हैं इनके ना। फिर भी बुखार हो गया। ये बताते हैं कि तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तक बीमार रहा मैं। लेकिन अब मैं उसके पास से, कब्रिस्तान के सामने से जब भी गुजरता था तो मैं ऐसे कर लेता था कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई आवाज़ आए नहीं आए, मैं उधर से निकल जाता था। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये इसका कब्रिस्तान जो है, जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, इट्स अ बिग कब्रिस्तान है। मतलब ये शुरू होता है अंडा मोड़ के बाद से, और आप समझ लें कि ठीक ठाक मेरा ख्याल है कि 2 किलोमीटर तक तो होगा, ये इतना आगे तक है। अजमेर नगरी का थाना आ जाता है ऑलमोस्ट, उससे कुछ पहले तक है। अच्छा, एक और जो इंसिडेंट ये बताते हैं, ये भी इसी एरिया का थोड़ा आगे का है। 1992, जबकि हालात बहुत ख़राब थे, पॉलिटिकली बड़े मसले मसाइल चल रहे थे शहर के अंदर, और कर्फ्यू लगा होता था, ऑपरेशन चल रहा था, बहुत सारी बातें थी। ये बताते हैं काम तो चौकीदारी है, वो तो करना ही है। तो मैं तकरीबन 3:15 बजे का टाइम था, और मैं पीछे से, यानी ये जो अजमेर नगरी से पहले जो एक चौरंगी है ना, जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक और चौरंगी है बिलाल कॉलोनी की तरफ, जहाँ से रास्ता जाता है। तो ये बताते हैं उस चौरंगी से मैं अजमेर नगरी की तरफ आ रहा हूँ, जहाँ पे पुलिस का ऑफिस वगैरह, SSP ऑफिस जो मौजूद है। मैं हूँ सीधे हाथ पे, वो ऑफिस वगैरह लेफ़्ट साइड पे। अब पता नहीं उस दौर में था या नहीं था, ये मेंशन नहीं किया इन्होंने। मैं सीधे हाथ की तरफ मौजूद हूँ, और मेरे सीधे हाथ पे घर मौजूद है, और ये बहुत चौड़ा रोड है, और ये थोड़ा इस तरह बना हुआ है कर्व ना, यानी वो थोड़ा झुकाव है, बीच में पानी ठहरता नहीं है, दोनों तरफ इसके ढलान मौजूद है। जो लोग वहाँ रहते हैं मैं समझ जाएंगे क्या बात कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे करके साइकिल मेरी ऊपर चढ़ी है, और ये सीधे हाथ पे कचरा पड़ा हुआ है, उल्टे हाथ पे जो है वो एक चौकी नुमा कोई जगह मौजूद है, वहाँ भी कचरा पड़ा हुआ है। तो सीधे हाथ की तरफ उस हमारा सतह जो मतलब ढलान वाली रास्ता था, उस पर एक औरत चलती हुई जा रही है। अच्छा, चल बड़े अजीब अंदाज में रही है ना, जैसे कि ऐसे ऐसे करके ना, एक पाँव इधर, कभी एक पाँव इधर, कभी एक पाँव उधर, जैसे कि किसी परेशानी का शिकार हो, या मे भी पाँव में, जैसे पाँव छोटे बड़े होते हैं तो एक माजूर आदमी इस तरह चलता है, उस तरह का उसका अंदाज़ है। कुछ अजीब तरीके से ऐसे ऐसे करके चलती हुई जा रही है, और ना सिर्फ चल रही है बल्कि ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सी गुर्राने की सी आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है। अब मैं चौकीदार था, मैंने कहा मेरे घर में चोर वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं कि चोर ना हो कोई, या चोरी करने ना आई हो। तो मैं उसके जब आगे गया तो मैंने थोड़ा सा आगे जाके अपनी साइकिल को रोका, ऐसे करके ब्रेक लगाया और पलट के पीछे देखा। अब जब मैंने पलट के पीछे देखा तो उस औरत का जो चेहरा है एक्स्ट्रा वाइट, यानी इस कदर सफ़ेद, जैसे उसके चेहरे पे सफ़ेद कलर कर दिया गया हो, और उस चेहरे पे जो उसकी आंखें थी वो ऐसा लग रहा था मौजूद ही नहीं है, यानी आंखों की जगह खाली लग रही थी, ऐसे बिल्कुल ब्लैक थी, आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे ऐसे करके वो चल रही थी, और अजीब पुराने, उसने बहुत पुराने, बहुत ही ख़राब से कपड़े पहन रखे थे। अच्छा, बात ये थी कि जिस तरह वो चल रही थी, अल्टीमेटली आपका जो फोकस है वो पाँव की तरफ जाता है। जब कोई इस तरह चले कि यार माजूर है, पता नहीं पाँव में मसला है, आप नीचे देखते हैं। अब मैं सीटी बजाते बजाते उसको देख रहा हूँ नीचे। जब मैंने उसके पाँव देखे तो उसके पाँव उस कदर, यानी एक तो लंबे चौड़े पंजे उसके, और उल्टे पाँव। अब उल्टे पाँव मैंने देखे, मेरा सर चकरा गया। मैंने कहा यार मैं क्या देख रहा हूँ। मुसलसल जो है ना, वो आज भी उधर अगर आप वहाँ जाएँ तो आज भी वहाँ पे अंधेरा होता है, बिल्कुल कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुनसान वीरान जगह है वो। अब उसके उल्टे पाँव, और वो बढ़ती हुई मेरी तरफ आ रही है।
चल वो वैसी रही है स्लो, ऐसा नहीं कि तेज़ चल रही है। अब मैं साइकिल पे पाँव मारने की कोशिश करूँ, ऐसा लगे कि साइकिल बढ़ ही नहीं रही आगे, साइकिल ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही, मेरी ताकत ख़त्म हो गई, बड़ी जान मार रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल मेरे पीछे आ गई। अब मेरे पास स्टिक मौजूद थी। अब मैंने अपने तौर पे जो है ना एक स्ट्रिक्टली मैंने कहा पीछे हट, पीछे ऐसे करके बोला। हालांकि उल्टे पाँव की एक औरत है, छुड़ाए ले डेफिनेटली, पिछल पैरी है। तो आप पठान आदमी हैं, जो इनके जहन में आया उन्होंने बोल दिया। अब वो इनकी जो पीछे कैरियर मौजूद होता है, बोले कैरियर पर उसने आगे ऐसे हाथ रखा है। बस फिर मैं साइकिल से ऐसे करके जल्दी से कूदा हूँ। मैं इस तरह गिरा, साइकिल गिरी नहीं गिरी मुझे नहीं पता, बस मैंने भागना शुरू कर दिया है। अब ये जो रोड है ये सीधा पावर हाउस की तरफ आता है, पावर हाउस चौरंगी। ये बोल रहे हैं कि पावर हाउस चौरंगी वाला जो रोड था इंतहाई सुनसान वीरान इलाका, वो भी वैसे ही था। अब तो फ्लैट्स वगैरह बन गए हैं कि इलेक्ट्रिक का ऑफिस भी है, लेकिन वो बिल्कुल पिच डार्क, कोई लाइट मौजूद नहीं। मैं भाग रहा हूँ पागलों की तरह, साइकिल मेरी किधर है, और मुसलसल मुझे ना पीछे से पायल की आवाज़ आ रही है, ऐसे कोई मेरे पीछे ना सिर्फ भाग रहा है बल्कि उसने पायल पहन रखी है। अब भागते 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 बस मैं ऐसे किसी चीज़ से टकराया हूँ। टकराने के बाद मैं नीचे गिरा। अब जब मैं नीचे गिरा तो मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे ख्याल 1 या 1.5 घंटा गुजर चुका था, और मैं जहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था वो एक दरख्त का तना था, ठीक है, और उस तने के बिल्कुल नीचे में पड़ा हुआ था। ये जो दरख्त था शायद नीम का दरख्त था। अच्छा, एतराफ़ में कोई भी मौजूद नहीं है, मेरी साइकिल इधर पड़ी हुई है। हालांकि साइकिल मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने साइकिल वहाँ पे, जब वो औरत ने मेरे साइकिल का आके पीछे कैरियर के ऊपर हाथ रखा है, उधर मैंने साइकिल छोड़ दी थी। यहाँ से इधर का जो रास्ता है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा। मुझे नहीं पता वो साइकिल कहाँ से आई, कैसे आई। हाल साइकिल यहाँ मौजूद है और मैं नीचे पड़ा हूँ। अभी भी फजर में टाइम बाकी है। खैर मैं उठ के बैठा, मेरा सर चकरा रहा, शदीद बुखार हुआ हुआ, एक खौफनाक माहौल। उठा, साइकिल मैंने थामी, उसको मैंने जैसे जैसे चला के मैं फिर पावर हाउस चौरंगी को क्रॉस करके और आगे की तरफ आया, यानी कि जहाँ पे नागन चौरंगी वगैरह मौजूद थी। पहले चौरंगी थी, अब तो ब्रिज बन गया पूरा, वो कहलाती नागन चौरंगी आज भी वो। तो मैं नागन चौरंगी की तरफ आया और वहाँ आया। तो फिर वहाँ जब मैं पहुँचा तो फिर फजर की अज़ान एकदम तो शुरू हुई। मस्जिद मौजूद है एक, पहले भी मस्जिद थी वहाँ पे, तो फजर की अज़ान होना शुरू हुई। अब अज़ान होना शुरू हुई तो मैं मस्जिद के अंदर चला गया। बस मैं मस्जिद में गया हूँ तो इमाम साहब के पास सीधा गया। मैंने कहा सब ऐसा ऐसा हुआ है कि मैंने इस तरह से एक औरत को देखा और मैं टकराया, शायद दरख्त से टकराया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। खैर उन्होंने पहले बेचारे उन्होंने मुझ पर दम दरूद किया। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, ये नमाज़ वगैरह हो जाए ना फजर की, तो उसके बाद मैं प्रॉपरली तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। नमाज़ हुई, नमाज़ मैंने भी पढ़ी, उन्होंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ाई। तो फिर नमाज ही ऐसा ऐसा करके जाना शुरू हो गया। सूरज निकल आया। अब सूरज निकल आया तो इमाम साहब ने चेक किया, अपना जो भी पढ़ाई थी उस हिसाब से देखा, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मखलूक तुम्हें मिली थी ये पिछल पैरी, या आप कह सकते हैं चुड़ैल थी, और तुम्हें उस चुड़ैल की ताकत की वजह से ही तुम्हारी साइकिल बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि वो आगे नहीं बढ़ रही थी, और वो पीछे तुम्हारे आ चुकी थी। अगर वो आके बैठ जाती या तुम्हें टच कर लेती तो फिर तुम्हारा जो है ना बहुत मुश्किल था बचना, क्योंकि वो तुम्हें ज़रा सा भी टच करती तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाती। खैर उन्होंने बेचारे ने मुझ पर दम दरूद किया, और दम दरूद करने के बाद उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, बल्कि 2 तावीज़ दिए थे। एक तावीज़ ऐसा था कि वो पानी की बोतल में डाल के रखना था और उस पानी को पीना था, और जो दूसरा तावीज़ था उन्होंने कहा कि भाई गले में पहन लो, क्योंकि जो एक दफ़ा नज़र आ गया ना वो दोबारा नज़र ज़रूर आएगा। अच्छा, बात ये भी थी बड़ी टेक्निकल उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के जो केसेस होते हैं या जिनके साथ इस तरह के मामला हो जाते हैं, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा कॉमन हो जाता है सब कुछ। तो ये जो मखलूक़ात हैं वो ऐसे लोगों को ज़्यादातर नज़र आती हैं जो पहले ही उनको देख चुके होते हैं। अब बात यह है कि मैं अगर एसोसिएट करना चाहूँ तो एक स्टोरी इनकी ये थी कि जो इन्होंने बच्चे को देखा कब्रिस्तान के साथ, क्योंकि वो पहला इंसिडेंट था।
हो सकता है कि फिर उसी वजह से ये दूसरा जो इंसिडेंट है वो इनके साथ पेश आया और उन्होंने फिर इस मखलूक को यानी चुड़ैल को देखा हो। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस और आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पता नहीं है कि कब कहाँ किस चीज़ से सामना हो जाए। तो सेव रहें, अपने आप का ख्याल रखें, बाहर निकलें, दम दुरूद करके जाएं और बाकी अपनी स्टोरीज़ अगर शेयर करना चाहते हैं ख़ास तौर पे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के बारे में तो वो स्टोरीज शेयर करें, रिकॉर्ड करके भेज दें। व्हाट्सएप नंबर सामने आ रहा है और लिख के भेज दें और ईमेल करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस वही पुराना वाला है, उस पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि अगर आप में से किसी ने भी अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को, मुझे यानी सैयद उमैर अली को, हमारी इस फैमिली को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाएँ। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।